हमारा मुद्रास्फीति को लेकर जो अगला बिंदु है वो है मुद्रास्फीति का माप, कि मुद्रास्फीति का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। देखिए मुद्रास्फीति के माप के लिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं मूल्य सूचकांक का सहारा लिया जाता है। किसका? मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के माप के लिए मूल्य सूचकांक का सहारा लिया जाता है। और ये मूल्य सूचकांक क्या होता है, हम इसको लिख लेते हैं मूल्य सूचकांक का सहारा, या ये भी कह सकते हैं प्रयोग किया जाता है, सहारा लिया जाता है। मुद्रास्फीति के माप के लिए मूल्य सूचकांक का सहारा लिया जाता है। और ये मूल्य सूचकांक क्या होते हैं? देखिए मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन के जो माप होते हैं, मुद्रास्फीति सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। सूचकांक क्या है? सूचकांक सूचकांक तो सूचकांक क्या है देखिएगा, मुद्रास्फीति में परिवर्तन, मुद्रास्फीति में परिवर्तन की दर के माप, मुद्रास्फीति में परिवर्तन, मुद्रास्फीति में की दर में, ऐसा लिख लेते हैं, मुद्रास्फीति की दर में, की दर में परिवर्तन की माप, माप सूचकांक से प्रदर्शित होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सूचकांक एक ऐसा, हम ये कह सकते हैं एक ऐसा, उसको आप हम ये कह सकते हैं कि सूचकांक एक ऐसा संकेत कह सकते हो आप इसको, एक ऐसा आंकड़ा कह सकते हो, एक ऐसा बिंदु आप कह सकते हो जिसके माध्यम से हम मुद्रास्फीति में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सूचकांक एक मद कह सकते हो आप इसे। सूचकांक एक हम ये कह सकते हैं एक ऐसा संकेत कह सकते हो, एक ऐसा आंकड़ा कह सकते हो, एक ऐसा समंक आप कह सकते हो जिसके माध्यम से हम मुद्रास्फीति की दर में जो परिवर्तन हुआ है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। अब यहां मुद्रास्फीति की दर को प्रदर्शित करने के लिए भारत में मुख्य रूप से 3 सूचकांक, यानी मुद्रास्फीति में जो परिवर्तन हुआ है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में मुख्य रूप से 3 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, जिनको वन बाई वन करके हम पढ़ने वाले हैं। देखो जब ये सूचकांक होता है ना, इस सूचकांक का मूल्य, इस सूचकांक का मूल्य, सूचकांक का मूल्य जब 100 से कम होता है, 100 से कम, यानी एक आधार अंक है 100 से कम होता है, तो अवस्फीति, यानी ये भी कह सकते हैं विस्फीति, अवस्फीति को विस्फीति के नाम से जाना जाता है, अभी हम स्पष्ट करेंगे। अवस्फीति इन्फ्लेशन 100 से कम होता है तो अवस्फीति, तथा जब 100 से अधिक होता है, 100 से अधिक होता है तो मुद्रास्फीति, यस इन्फ्लेशन, तो मुद्रास्फीति की दशा, अवस्था भी कह सकते हैं, होती है। अब कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका, सुनिए। देखो यहां हमने कहा मुद्रास्फीति की माप के बारे में हम पढ़ेंगे अब, कि मुद्रास्फीति की माप कैसे की जाती है। मुद्रास्फीति की माप के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? मूल्य सूचकांक का सहारा लेते हैं, मूल्य सूचकांक। ये मूल्य सूचकांक क्या होता है? हमने देखा कि एक ऐसा
आप इसे मद कह सकते हैं, आप ऐसा एक समंक कह सकते हैं, ये जो मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति की जो दर हुआ है, दर है, उस दर में परिवर्तन की माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मूल्य सूचकांक का मूल्य यानी इस सूचकांक का मूल्य जब 100 से कम होता है, 100 से कम होता है, यानी 100 एक बेस पॉइंट है, एक आधार है, इस 100 से कम होता है तो कैसी दशा होगी? अविस्फीति की दशा होगी या डिफ्लेशन की अवस्था होगी। और जब 100 से अधिक होता है तो कैसी अवस्था होगी? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की अवस्था होगी। इन दोनों का विशेष याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। कि जब मूल्य सूचकांक 100 से कम होता है तो कैसी दशा है? हम ये कह सकते हैं अविस्फीति की दशा है। अविस्फीति मुद्रास्फीति की बिल्कुल अपोजिट अवस्था होती है, बिल्कुल विपरीत अवस्था होती है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। और जब 100 से अधिक होता है सूचकांक का मूल्य तो कैसी दशा? मुद्रास्फीति की दशा होती है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने ये देखा कि मुद्रास्फीति जो होती है उसको भारत में मापने के लिए, भारत में इन्फ्लेशन, भारत में इन्फ्लेशन की माप हेतु तीन मुख्य सूचकांक, देखिए कई बुक्स में आपको दो मिलेंगे लेकिन तीन अभी हम स्पष्ट करेंगे कौन कौन से होते हैं। तीन मुख्य सूचकांक प्रयोग में लाए जाते हैं। लाए जाते हैं। अब वन बाय वन हम करके इनको पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सूचकांक जो प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला सूचकांक है WPI। हम इसे कहेंगे, हिंदी में कहें तो थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। WPI का विशेष प्रयोग होता है, नाम ये बहुत कॉमन नेम है WPI, थोक मूल्य सूचकांक। हम इसे, इसकी फुल फॉर्म लिखें तो हम ये कह सकते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स। होल सेल प्राइस इंडेक्स, ये होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है ये क्या है, अब हम इसको देखेंगे। देखो यहां हमने देखा कि मुद्रास्फीति की माप के लिए तीन सूचकांक प्रयोग किए जाते हैं। पहला सूचकांक जो महत्वपूर्ण सूचकांक है, जिसकी बार बार जिसको लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है होल सेल प्राइस इंडेक्स। ये होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? हिंदी में कहें तो थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य। ये जो सूचकांक होता है इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तीन मुख्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है जिसमें से पहला है थोक मूल्य सूचकांक। इनको वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। तो देखिए थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, यानी जब मुद्रास्फीति की दर की माप करने के लिए, मुद्रास्फीति की माप करने के लिए हम वस्तुओं की थोक कीमतों, थोक कीमतों, थोक कीमतों के लिए मैं एक शब्द और लिख देता हूं, समूह की कीमतों, समूह की कीमतों को आधार बनाया जाता है, आधार के रूप में प्रयोग किया जाता हो या जाता हो। सुनिए समझिए, देखो जब ये WPI क्या है हम इसकी चर्चा करते हैं कि जब वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं, देखो वस्तुओं की कीमतें दो तरीके की होती हैं। एक तो वस्तुओं के समूह के अनुसार जैसे कीमतें लगती हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं कहूं कि आप जब सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी, सब्जी मंडी, तो सब्जी मंडी में होता क्या है दोस्तों, या फिर अनाज मंडी ले लीजिए। अनाज मंडी में क्या होता है, आप जब जाते हैं खरीदारी करने के लिए तो आपको 1 किलो की कीमत नहीं बताई जाती है, वहां कीमत बताई जाती है अनाज मंडी में क्विंटल की कीमत यानी 100 केजी की, और सब्जी मंडी में बताई जाती है 40 केजी की कीमत यानी मन की कीमत, मन बोलते हैं इसे, इसे क्विंटल कहते हैं। ओके, क्विंटल।
यानी ये वस्तुओं के समूह की कीमत है, और वस्तुओं के समूह की कीमत को, समूह की कीमत को यानी थोक कीमतों को जब मुद्रास्फीति की गणना के लिए हम आधार के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऐसा सूचकांक क्या कहलाएगा? थोक मूल्य सूचकांक कहलाएगा। दैट इज क्लियर। और थोक मूल्य सूचकांक जो है, इसका संकलन हम ये कह सकते हैं मासिक आधार पे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। थोक मूल्य सूचकांक का संकलन यहां से ले लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का संकलन, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI, संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक का संकलन मासिक आधार पर, यस, मंथली बेस पर, मासिक आधार पर किया जाता है। इस सूचकांक का जो संकलन है वो मंथली आधार पे किया जाता है, मासिक आधार पे किया जाता है। और आर्थिक सलाहकार जो कार्यालय है, भारत सरकार का जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है, मासिक आधार पर किया जाता है। संकलन किसके किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय, आर्थिक सलाहकार सलाहकार कार्यालय द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका संकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा। इस WPI का संकलन मंथली आधार पे किया जाता है, यानी हर मंथ इसका संकलन किया जाता है। अब इसके बारे में ये सुनिएगा, देखिए इस ये जो सूचकांक है WPI, इस WPI के लिए पहला जो आधार वर्ष था, पहला आधार वर्ष था प्रथम आधार वर्ष WPI के लिए। WPI की हम बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। WPI के लिए प्रथम जो आधार वर्ष था, प्रथम आधार वर्ष वो था 1939, 1939। ओके, यानी WPI के लिए पहला आधार वर्ष 1939 रखा गया। वर्तमान आधार वर्ष की हम बात करें, वर्तमान आधार वर्ष, ये इस आधार वर्ष को लेकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान आधार वर्ष, तो वर्तमान जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि WPI के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 है। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो 2011-12 है। वर्तमान आधार वर्ष WPI के लिए वर्तमान जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। हमने कहा पहला आधार वर्ष कौन सा रखा गया? 1939 रखा गया। अब एक महत्वपूर्ण बात और है इसको लेकर कि WPI के लिए जो समूह होता है वस्तुओं का जो समूह होता है, यानी WPI की गणना वस्तुओं के समूह की कीमतों के आधार पर की जाती है। और वस्तुओं का जो समूह होता है, समूह है, इस समूह में कितनी वस्तुएं शामिल है प्रेजेंट में ये देखना है। देखिए वस्तु समूह में, वस्तु समूह है, इसे हम ये भी कह सकते हैं वस्तु बास्केट, वस्तु बास्केट, टोकरी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। वस्तु बास्केट में वर्तमान में 697 वस्तुएं शामिल हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। देखो WPI के लिए जो आधार वर्ष है उसकी हमने बात की। अब हमने ये देखा कि ये जो WPI है, इसके लिए जब हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं WPI के माध्यम से, तो इसके लिए हमें वस्तुओं के समूह की कीमतों को आधार बनाना होता है। और वस्तुओं का जो समूह है इसे हम वस्तु बास्केट बोल सकते हैं, वस्तु समूह कह सकते हैं। इस बास्केट में वर्तमान में कितनी वस्तुएं शामिल है? इस बास्केट में वर्तमान में टोटल वस्तुएं शामिल है 697। इन 697 वस्तुओं को तीन वर्गों में बांटा गया है। यहां से क्वेश्चन आता है,
कि वर्तमान में कितनी वस्तुएं हैं। हमने देखा 697 वस्तुएं हैं और इन 697 वस्तुओं को कितने समूहों में बांटा गया है, 3 समूहों में बांटा गया है। और 3 समूह में पहला जो समूह है वो है प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह है, पहला समूह है प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह है। इस प्राथमिक समूह में कितनी वस्तुएं शामिल है, इस प्राइमरी समूह में शामिल है 117 वस्तुएं, ठीक है। दूसरा जो समूह आता है वो आता है ईंधन और विद्युत समूह है, ईंधन, ईंधन एवं विद्युत समूह है, यस, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। और इस समूह में टोटल कितनी वस्तुएं शामिल हैं, हम ये कह सकते हैं 16 वस्तुएं शामिल हैं। और तीसरा जो समूह आता है वो होता है विनिर्मित वस्तुओं का, किनका, विनिर्मित, विनिर्मित वस्तुएं, विनिर्मित वस्तु। और विनिर्मित जो वस्तुएं होती हैं, इस विनिर्मित वस्तु समूह में टोटल वस्तुएं हैं 564, 564, 564 वस्तुएं टोटल। आप देख लीजिएगा टोटल हो जाती हैं 697, यानी इस समूह में टोटल 697 वस्तुएं, जिन्हें कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया, 3 समूहों में बांटा गया। पहला प्राथमिक समूह है जिसमें 117 वस्तुओं को शामिल किया गया है। दूसरा ईंधन एवं विद्युत समूह जिसमें 16 वस्तुओं को शामिल किया गया है। और लास्ट में है विनिर्मित वस्तुएं या विनिर्मित वस्तु समूह है जिसमें कितने को हम ये कह सकते हैं 564 वस्तुओं को शामिल किया गया है। यहां से क्वेश्चन आता है कि WPI जो बास्केट है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो टोकरी है वस्तुओं की, उसमें कितने टोटल वस्तुएं शामिल है वर्तमान में, 697। यहां इस आधार वर्ष को लेके एक बात और बता देता हूं कि ये जो आधार वर्ष है वर्ष 2015 में बदला गया, वर्ष 2015 में बदला गया है, ओके। 2015 में इसमें परिवर्तन किया गया है, उससे पहले ये 2004-5 था, 2015 से पूर्व, 2015 से पूर्व 2004-5 था, 5 था। तो ये आंकड़े आपको कुछ याद रखने हैं कि ये जो पहला आधार वर्ष है WPI, ये 1939 रखा गया। WPI के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है और बाकी चीजें आपके सामने लिख दी हैं। देखिए दूसरी हम बात करें कि दूसरा जो सूचकांक है वो सूचकांक कौन सा है, CPI। दूसरा सूचकांक महत्वपूर्ण सूचकांक है CPI। हम ये भी कह सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम हिंदी कहें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, समझिएगा। देखिए हमने 2 सूचकांक देखे हैं। पहला हमने देखा कि इस मुद्रास्फीति की गणना के लिए 3 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, माप के लिए 3 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। पहला सूचकांक आपने देखा WPI, दूसरा सूचकांक हम बात करेंगे CPI। CPI की हिंदी कहें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आप ये भी कह सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सबसे पहले हम इसके आधार वर्ष की बात करते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आधार वर्ष, इस सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, इस सूचकांक का आधार वर्ष है वर्ष 2011-12। कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है इसका आधार वर्ष 2011-12 है, दैट इज क्लियर। देखिए वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो मौद्रिक नीति RBI बनाता है, RBI द्वारा, वर्तमान में RBI द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय, मौद्रिक नीति बनाते समय CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI का ही प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
ये बात विशेष याद रखनी है कि वर्तमान में आरबीआई जो है मौद्रिक नीति के निर्धारण के समय किस सूचकांक का प्रयोग करता है, वो सूचकांक है आपके सामने, वो सूचकांक है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो इस सूचकांक में मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं, ये जो सीपीआई है इस सूचकांक में 4 और सूचकांक शामिल होते हैं इस सूचकांक में, यानी सीपीआई में 4 और सूचकांक शामिल होते हैं। इस सीपीआई के अधीन ही 4 सूचकांक और शामिल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला हम बात करेंगे सीपीआई आईडब्ल्यू। सीपीआई आईडब्ल्यू लिख लेते हैं हम पहले कि इस सूचकांक में 4 और सूचकांक भी शामिल हैं। सीपीआई पहला है सीपीआई आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू आईडब्ल्यू का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दूसरा है हम ये बात करेंगे सीपीआई एएल। सीपीआई एएल, एएल एग्रीकल्चरल लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर। तीसरा है सीपीआई आरएल। सीपीआई आरएल जो हम ये कह सकते हैं जो ग्रामीण लेबर होती है, जो रूरल लेबर होती है, उसकी बात हम करेंगे। और लास्ट है सीपीआई यूएनएमई। सीपीआई यूएनएमई, सीपीआई यूएनएमई। देखो ये 4 सूचकांक और हैं जो किसके लिए हम कह सकते हैं, इस सीपीआई के अधीन 4 सूचकांक और है जिनका प्रयोग किया जाता है। पहला है सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल है, सीपीआई आरएल है और सीपीआई यूएनएमई है। ये यूएनएमई क्या है? ये श्रमिकेतर श्रमिक है, यानी हम ये कह सकते हैं जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों से अलग कार्य करते हैं, श्रमिकेतर हम ये कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल जो श्रमिक होते हैं उनसे अलग श्रमिक जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो यूएनएमई की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ कितने टोटल सूचकांक हो गए सीपीआई में? सीपीआई में टोटल सूचकांक हो गए 4। और सीपीआई का आधार वर्ष वर्तमान में कौन सा है? 2011-12। अब यहाँ एक एक के बारे में हम देखेंगे। इन सूचकांकों में हम बात कर लेते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू की पहले, यानी इस सीपीआई जो सूचकांक है, इस सीपीआई कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, इस सीपीआई में कितने और सूचकांक हैं? हमने देखे कितने और सूचकांक? 4 और सूचकांक है। पहला है सीपीआई आईडब्ल्यू। सीपीआई आईडब्ल्यू पहला, सीपीआई आईडब्ल्यू। ये सीपीआई आईडब्ल्यू क्या है दोस्तों? देखिए सीपीआई आईडब्ल्यू ये जो सूचकांक है ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए है। औद्योगिक श्रमिक हम ये कह सकते हैं कि ये जो सूचकांक है इसका आधार वर्ष, यहाँ सीपीआई आईडब्ल्यू देखो इनके अलग अलग आधार वर्ष हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। हमने कहा सीपीआई का अलग आधार वर्ष है और सीपीआई का आधार वर्ष है 2011-12, लेकिन इसी सीपीआई के अंदर अंतर्गत जो और सूचकांक बने हुए हैं उनके भी अलग अलग आधार वर्ष हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू का मतलब है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, किन श्रमिकों के लिए? औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यहां मैं लिख देता हूं इसकी हिंदी, औद्योगिक, औद्योगिक श्रमिकों हेतु, औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इस सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। इसका जो आधार वर्ष है वो कौन सा है? 2011-12 आधार वर्ष। 2001, 11-12 नहीं बात करेंगे, 2001 इसका जो आधार वर्ष है वो है 2001। यानी हकीकत में देखा जाए तो सीपीआई का आधार वर्ष कितना है? 2011-12। लेकिन इसी सीपीआई के अंतर्गत जो सूचकांक है जिसका हमने उल्लेख किया है, इस सीपीआई में 4 सूचकांक आते हैं। पहला सूचकांक है सीपीआई आईडब्ल्यू इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, और इस सीपीआई आईडब्ल्यू का जो आधार वर्ष है वो कौन सा है? हम ये कह सकते हैं 2001। समझिएगा इस सूचकांक का विशेष प्रयोग किसके लिए होता है? जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों कीजिए, सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वेतन वृद्धि में इस सूचकांक का प्रयोग,
इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। यानी बेसिकली ये सूचकांक किसमें प्रयोग होता है? सरकारी जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट जो वर्कर्स हैं, उन गवर्नमेंट कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए सरकार इसी सूचकांक का प्रयोग करती है। दूसरा सूचकांक हम बात करेंगे नंबर बी, नंबर 2। यानी इसी सीपीआई में 4 सूचकांक हैं। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सीपीआई में कितने मुख्य सूचकांक हैं? 4 मुख्य सूचकांक है। सीपीआई आईडब्ल्यू, दूसरा बात करेंगे सीपीआई एएल, सीपीआई एएल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर, यानी हम कह सकते हैं खेतीहर श्रमिकों के लिए, खेतीहर श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, खेतीहर श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये जो सीपीआई एएल है, इसका आधार वर्ष 1986-87 है। आधार वर्ष लिख लेते हैं हम इसका, आधार वर्ष, आधार वर्ष 1986 टू 1987, 1986-87। देखिए ये जो सीपीआई एएल है, इसके आंकड़े हम कह सकते हैं पर मंथ संग्रहित किए जाते हैं। इसके आंकड़े पर मंथ, इसके आंकड़े पर मंथ यानी हर माह संग्रहित किए जाते हैं। हर माह किसके आंकड़े? हम ये कह सकते हैं सीपीआई एएल के आंकड़े जारी संग्रहित किए जाते हैं। और इसके आंकड़े संग्रहित करने के लिए भारत के 20 राज्यों में सर्वे किया जाता है। और 20 राज्यों में सर्वे के बाद हम ये कह सकते हैं 20 राज्यों के 600 गांव में, 600 गांवों से, 20 राज्यों के 600 गांवों से इसके लिए आंकड़े जुटाए जाते हैं। भारत के जितने 20 राज्य हम ये कहें, इन 20 राज्यों के लगभग 600 गांवों से इसके लिए क्या जुटाए जाते हैं? आंकड़े जुटाए जाते हैं। सीपीआई एएल एग्रीकल्चरल लेबर है, और एग्रीकल्चर कहाँ होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो ये पर मंथ इसके लिए आंकड़े जुटाए जाते हैं सीपीआई एएल के लिए। दैट इज क्लियर। यहां क्या होता है? देखो यहां भी एक बास्केट होती है वस्तुओं की, और इस बास्केट में कितनी वस्तुएं शामिल होती हैं? बास्केट में, ये लिख लेते हैं, बास्केट में 260 वस्तुएं, 260 वस्तुएं। इस बास्केट में कितनी वस्तुएं शामिल होती हैं विद्वान साथियों? 260 वस्तुएं शामिल होती हैं। अब हम तीसरे जिसकी बात करें, सीपीआई आरएल, इसी सूचकांक में तीसरा सूचकांक कौन सा है? सीपीआई आरएल, तीसरा सूचकांक सीपीआई आरएल, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो श्रमिक होते हैं उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, लिख सकते हैं हम ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कौन से सूचकांक की बात कर रहे हैं? सीपीआईआरएल, रूरल लेबर्स की बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपभोक्ता होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो श्रमिक होते हैं, उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करेंगे। और इसके लिए भी आधार वर्ष वही है, सेम आधार वर्ष है 1986-87। आधार वर्ष वही है 1986 टू 1987, आधार वर्ष 1986-87। देखिए इसके लिए भी आंकड़े मंथली आधार पर, मंथली, यहां भी आंकड़े किस आधार पे? मंथली आधार पर संग्रहित किए जाते हैं, मंथली आधार पर संग्रहित किए जाते हैं।
किए जाते हैं, मंथली आधार पर संग्रहित किए जाते हैं। यानी इस सूचकांक के लिए भी जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े समंक कह सकते हो आप, आंकड़े किस आधार पे, मंथली आधार पे संग्रहित होते हैं। कौन से सूचकांक के लिए, CPIRL के लिए भी। यहां भी भारत के 20 राज्यों, कौन कितने राज्यों, 20 राज्यों के 600 गांवों से, 20 राज्यों के 600 गांवों से आंकड़े जुटाए जाते हैं, ये भी हम कह सकते हैं कितने, 20 गांवों से आंकड़े जुटाए जाते हैं। और ये जो होता है 2 सप्ताह की देरी चलती है इसमें, 2 सप्ताह की देरी होती है, 2 सप्ताह की देरी होती है। ओके, देखिए ये हम ये कह सकते हैं सीपीआई के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इस समय जो अन्य सूचकांक है उनके बारे में। यहां भी हमने देखा कि बास्केट में कितनी वस्तुएं शामिल हैं, वही 260 वस्तुएं बास्केट में, 260 वस्तुएं शामिल हैं। बास्केट में 260 वस्तुएं शामिल हैं, किसके लिए, CPIRL के लिए भी। अब लास्ट नंबर 4 देखिएगा, और नंबर 4 है CPI UNME, UNME। देखिए ये खेतिहर श्रमिकों से अलग श्रमिक हैं, खेतिहर श्रमिकों से अलग श्रमिक है, और इसके लिए आधार वर्ष 1984-85 है, आधार वर्ष, आधार वर्ष 1984-85, आधार वर्ष कितना है, 1984-85 है। इसके लिए भी आंकड़े हम ये कह सकते हैं मंथली आधार पर संग्रहित किए जाते हैं, मंथली आंकड़े किस आधार पे, मंथली आधार पर जुटाए जाते हैं। और ये इसके आंकड़े जुटाने में हम ये कहेंगे इसके प्रदर्शन में 2 वीक की देरी होती है, 2 सप्ताह की ये पीछे चलता है, 2 वीक, ये 2 सप्ताह क्या होता है, पीछे चलता है, 2 सप्ताह की देरी होती है CPI UNME के अंदर। तो आपको विशेष हम कहें प्रेशर नहीं लेना है, आपको इनके आधार वर्ष तो याद रखने हैं, आधार वर्ष कि ये जो स्थिति है ये किस समय पैदा होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये CPI जो है, कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए भारत सरकार ने जिस आधार वर्ष को निर्धारित किया है वो 2011-12 है, 2011-12 है। और इसी सीपीआई में 4 अन्य सूचकांक भी होते हैं जिनको एक एक करके हमने पढ़ा है, CPI-IW है, CPI-AL है, CPI-RL है और CPI-UNME है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये तो हो गई सूचकांक की बात, और तीसरा जो सूचकांक है वो है PPI, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। यानी 3 सूचकांकों में तीसरा जो सूचकांक है वो है उत्पादन मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक, उत्पादन मूल्य सूचकांक, इसको हम कहेंगे PPI, PPI, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। ये प्रोडक्शन प्राइस जो इंडेक्स है विशेष कुछ नहीं है, इसमें आपको इतना याद रखना है कि इसमें जो मूल्य परिवर्तन देखे जाते हैं वो उत्पादन पक्ष की तरफ से देखे जाते हैं, उत्पादन पक्ष की तरफ से मूल्य परिवर्तन की दर, मूल्य परिवर्तन की दर को देखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है, ऐसा लिख लीजिए, रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है।
यानी इस सूचकांक में हम किस पक्ष की तरफ से चलते हैं, हम उत्पादन पक्ष की तरफ से चलते हैं। अब तक जो सूचकांक थे उनमें हम चल रहे थे उपभोक्ता पक्ष की तरफ से, इस सूचकांक में चलते हैं हम उत्पादन पक्ष की तरफ से। देखिए एक कुछ ऐसे और चीज हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक तो होती है विस्फीति। विस्फीति ये क्या होती है, देखो विस्फीति, हम यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं कि विस्फीति क्या होती है, समझिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य लिख से देता हूं मैं, महत्वपूर्ण शब्दावलियां, ऐसा लिख लीजिए। इन्फ्लेशन को लेकर जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती हैं उनकी बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी शब्दावलियां होती हैं जिनके हम पढ़ सकते हैं। एक तो होती है विस्फीति, जिसको हम अपस्फीति भी कह सकते हैं, अविस्फीति कह सकते हैं, विस्फीति। इसको अंग्रेजी में हम कहें तो डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, ये डिफ्लेशन क्या होती है समझिएगा थोड़ा। देखो मुद्रास्फीति की बिल्कुल विपरीत अवस्था है, बिल्कुल विपरीत। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की विपरीत अवस्था है, विपरीत अवस्था है। जैसे मुद्रास्फीति में कीमतें, हम कहें वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, इसमें क्या होता है, वस्तु कीमत घटती है, और मुद्रा मूल्य बढ़ता है, प्लस होता है। यानी ये जो विस्फीति होती है ये अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या है, हम ये कहेंगे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की बिल्कुल विपरीत अवस्था डिफ्लेशन के नाम से जानी जाती है। इसमें होता क्या है कि वस्तुओं की कीमतें तो घटती हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। एक और हम कहें शब्दावली है जिसे हम कह सकते हैं मुद्रा अविस्फीति। अविस्फीति ना कहेंगे, अपस्फीति कहेंगे, अपस्फीति। ये क्या होती है, इसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। विशेष याद रखिएगा, ये दो शब्दावलियां आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, दो शब्दावलियां, विस्फीति और अपस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। देखो जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो उपाय काम में लिए जाते हैं वो सारे उपाय डिसइन्फ्लेशन के नाम से जाने जाते हैं। मुद्रास्फीति रोकने के उपाय, मुद्रास्फीति को रोकने हेतु अपनाए गए उपाय, उपाय क्या कहलाते हैं, डिसइन्फ्लेशन कहलाते हैं। इसी के साथ में एक शब्दावली और आप ले सकते हैं, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन यानी ये ऐसी दशा होती है जिसमें बेरोजगारी तथा स्फीति दोनों एक साथ पाए जाते हैं, ऐसी अवस्था को हमने कहा स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या है, ऐसी अवस्था जिसमें बेरोजगारी और स्फीति दोनों एक साथ दशाएं पाई जाती हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ये कुछ हमारे शब्दावलियां थी जिनको हमने स्पष्ट किया है, और इस तरीके से विद्वान साथियों दोस्तों आपका जो मुद्रास्फीति है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मुद्रास्फीति को समझने के लिए आपको इन वीडियो को थोड़ा विशेष देखना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बार बार कहा है कि ये कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत इजी होते हैं, बशर्ते हम इनको तरीके से समझें। तो अगर आप तरीके से समझते हैं तो यहाँ कोई भी चीज आपके लिए बड़ी नहीं है, और आप आसानी से अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का जो आपने सपना देखा है उसे पूरा कर सकते हैं। बी कंटिन्यू, बी रेगुलर फ्रेंड्स, और बी हैप्पी।